विद्यार्थियों, आज हम लोग नए पाठ पर बात करेंगे जिसका नाम है वैद्युत चालन एवं वैद्युत धारा, या कहें अथवा वैद्युत धारा। क्या मतलब है आप समझ सकते हैं। वैद्युत चालन, चालन शब्द का अर्थ है चलना, विद्युत का चलना, आवेश का चलना, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना वैद्युत चालन कहलाता है। अब चूंकि आवेश जब चलेगा तो एक सेकंड में जितना आवेश चलेगा वो कहलाएगी वैद्युत धारा। यानी कि किसी भी वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जो आवेश जा रहा था, ये तो वैद्युत चालन था, पर एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हुआ वो कहलाया वैद्युत धारा। धारा को कहते हैं आई। तो ये हो गया Q/T। पर प्रश्न उठता है कि वैद्युत चालन जिस माध्यम में हो रहा है वो माध्यम तीन प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं माध्यम ठोस होता है, माध्यम द्रव अवस्था में है, माध्यम गैसीय अवस्था में है। तो तब इनमें क्या वैद्युत चालन की स्थिति है, इसको हम एक बार थोड़ा आपको समझाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गैसों में वैद्युत चालन की। तो आप सब लोग भली भांति समझ लें, याद रखें कि सामान्य स्थिति में गैसों में कोई वैद्युत चालन नहीं होता है। सामान्य स्थिति में, सामान्यतः विद्युत चालन नहीं होता है। गैसों में विद्युत चालन नहीं होता। अगर विद्युत चालन होता तो बिजली के स्विचों का कोई मतलब नहीं था। उसके जो 2 पॉइंट हैं उनमें जब तक हम पत्ती नहीं जोड़ते कोई उपकरण घर में नहीं चलता। अगर गैसों में विद्युत चालन होता तो एक पॉइंट से आवेश दूसरे में चला जाता और कोई उपकरण कभी हम बंद ही नहीं कर सकते थे। इसका अर्थ है कि गैसों में विद्युत चालन नहीं होता है। तो फिर बिजली कैसे तड़कती है, स्पार्किंग कैसे होती है, ट्यूबलाइट कैसे जलती है हमारी, CFL कैसे जलती है हमारी, उनमें तो विद्युत चालन हो रहा है वायु में। तो आप ध्यान दें, बाद में ये बात वैज्ञानिकों ने जांच से पाई कि अति निम्न दाब पर, अति निम्न दाब एवं उच्च विभवांतर पर गैसों के अणु आयनों में टूट जाते हैं। और ये जो आयन है ना, ये धन भी हो सकते हैं और ऋण भी होते हैं। धन भी होंगे और ऋण भी होंगे। अब जब हम कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे किसी ट्यूबलाइट के अंदर, सपोज हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, एक को हमने धन विभव दिया था, एक को हमने ऋण विभव दिया था, ये यहां लगाया विभव, और इसके अंदर का दाब निम्न है। तो इसके अंदर जो अणु थे वो धन आयनों में और ऋण आयनों में टूट गए। टूट गए। अब ये जो धन सिरा था, यहां से एक वैद्युत क्षेत्र इस साइड को उत्पन्न हो गया E, जिसके कारण धन आवेश पर तो क्षेत्र की दिशा में बल लगने लगा और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों पर इस दिशा में बल लगने लगा। तो ऋण आवेश इधर जाने लगा, धन आवेश उधर जाने लगा। इसी को कहते हैं वैद्युत चालन। समझ गए होंगे आप लोग हमारे ख्याल से गैसों में विद्युत चालन। ट्यूबलाइट के जलने की यही प्रक्रिया है। आकाशीय बिजली का तड़कना या गिरना, पृथ्वी से विसर्जित होना तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब में बहुत कमी हो, और उसका विभवांतर तो लाखों वोल्ट में होता है। इसी प्रकार कई बार आप देखते हैं कि हाई टेंशन जो वोल्टेज की लाइनें होती हैं, उनके निकट भी अगर कोई वस्तु पहुंच जाए तो आवेश का विसर्जन होने लगता है और क्षति पहुंचती है। अब बात करते हैं नंबर 2, द्रवों में वैद्युत चालन। इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि जो शुद्ध द्रव हैं
में विद्युत चालन नहीं होता है। शुद्ध द्रवों में विद्युत चालन नहीं होगा। शुद्ध पानी जिसे डिस्टिल वाटर कहते हैं, पानी में विद्युत चालन कब होता है हमारा? जब उसमें आयन घुल जाते हैं, अशुद्धियां घुल जाती हैं। शुद्ध डिस्टिल वाटर ले लीजिए, उसमें विद्युत चालन नहीं होता है। दूध में विद्युत चालन नहीं होगा अगर शुद्ध है, और तेल जितने भी हैं उनमें विद्युत चालन नहीं होता है। तभी तो आप देखते हैं ट्रांसफार्मर में, वेल्डिंग की मशीन में तारपीन का तेल भरा जाता है या कोई तेल भरा जाता है उसके अंदर। अगर उस तेल में विद्युत चालन होता तो उसकी बॉडी पर आवेश पहुंच जाता और विसर्जन होने लगता, पर नहीं होता। इसका मतलब शुद्ध द्रवों में विद्युत चालन नहीं होता। पर जब हम शुद्ध द्रवों में कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो विभवांतर के कारण या नॉर्मली भी उसमें अणु आयनों में टूट जाते हैं। जैसे आपने देखा है, इस घटना को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं कि अगर ये कोई द्रव भरा हुआ है किसी बर्तन में और इसके अंदर आपने ये इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं, ये इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं आपने, और इनको एक को धन विभव दिया है, एक को ऋण विभव दिया है, तो इसके अंदर जो अणु था AB वो टूट जाता है। A का पॉजिटिव बन जाता है और B का नेगेटिव बन जाता है। तो A पॉजिटिव हो गया और B नेगेटिव हो गया। अब आप जानते हैं कि धन से ऋण की तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इधर को वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ E, तो इसके कारण इन पर धन आयन पर तो बल लगा क्षेत्र की दिशा में, तो ये इधर आने लगे और ये ऋण आयन चले गए इस इलेक्ट्रोड पर। इस तरह ये आयन उन्हीं इलेक्ट्रोडों पर पृथक होने लगते हैं और पृथक होने के कारण ही इस घटना को हम लोग वैद्युत अपघटन भी कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। और विद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे ने काफी अध्ययन किया और 2 नियम भी दिए हैं। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ेंगे उनको रसायन विज्ञान में या कहीं अन्य भी। तो ये इस तरह द्रवों में विद्युत चालन होने लगता है। कब? जब उनमें कोई अशुद्धि मिश्रित हो, कोई विद्युत संयोजी यौगिक मिश्रित हो उसमें, तब द्रवों में विद्युत चालन होता है। अब बात आती है कि हमारे पास ठोस पदार्थ भी होते हैं, तो इनकी क्या दशा है? ठोसों में वैद्युत चालन, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में पिछले पाठ में चर्चा की थी कि भाई ठोस पदार्थ जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अधातु, दूसरा है उपधातु और तीसरा है धातु। तो आप समझ सकते हैं कि अधातु जो है इन्हीं को परावैद्युत कहते हैं, और ये विद्युत के अचालक होते हैं। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और ये धातुएं जो है इनमें विद्युत चालन होता है, तो ये चालक की तरह काम करते हैं। और ये कभी कभी चालक होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, इसलिए इनको हम अर्धचालक कहते हैं। पीछे हमने आपको पढ़ाया था कि आवर्त सारणी अगर देखें तो जो चौथे समूह के तत्व हैं वो उपधातु में आते हैं, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। और इनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर जिनकी अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कैटेगरी में चले जाते हैं, और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कैटेगरी में चले जाते हैं। पर अब प्रश्न आता है कि अधातुएं चालक बन जाती हैं, तो मैंने पिछले पाठ में पढ़ाया था कि वैद्युत द्रवण के कारण इनके अणु उच्च विभवांतर पर, उच्च वैद्युत क्षेत्र पर आयनों में टूट जाते हैं, तब ये स्वचालक की तरह काम करते हैं। ये अधातु उपधातुएं जो है या अर्धचालक जो है ये विशेष परिस्थिति में चालक की तरह व्यवहार करते हैं, और धातुएं सामान्यतः विद्युत चालन में सहयोग करती हैं, चालक की तरह व्यवहार करती हैं। तो इसका कारण माना गया है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। तो प्रश्न आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? जैसा कि नाम से निकल के आ रहा, मुक्त माने फ्री,
स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। तो परमाणुओं में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ ये विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो बाहरी कक्षा जो है सबसे बाहर होती है, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर, बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कमजोर होता है, अतः इन्हें बाहर से अल्प ऊर्जा मिल जाए, थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाए तो ये परमाणु को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं और फ्रीली घूमना शुरू कर देते हैं। कहाँ घूमते हैं? तो जरा क्रिस्टलीय जालक पर चर्चा कर लेते हैं कि ये इस तरह से ये परमाणु एक दूसरे से फंसे रहते हैं। ये सपोज हमारे परमाणु हैं और इन परमाणुओं में से किसी में से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो इनका ऋण आवेश था, ये देखिए, तो इनको तो कहेंगे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जिनमें से ये निकलेंगे वो परमाणु धनावेशित हो जाएंगे, क्योंकि उनमें एक जगह खाली हो जाएगी। तो इस तरह ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इस बीच की जगह में, खाली जगह में, इस तरह से इधर को मनमानी दिशाओं में ये विचरित करेंगे, आवागमन करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये खाली जगह में घूमते रहते हैं, जिसके कारण इन पदार्थों में विद्युत चालन होने लगता है। और अब प्रश्न आता है, कई बार ये पूछा जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन स्वतः गति कर रहे हैं तो फिर इनमें तो अपने आप विद्युत चालन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम इस क्रिस्टल को, इस तार को, इस चालक को, किसी पदार्थ, धातु पदार्थ को किसी बैटरी के सिरों पे नहीं जोड़ेंगे, विभवांतर पे नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसमें वैद्युत चालन नहीं हो सकता। अब प्रश्न आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं, वैद्युत चालन क्यों नहीं होगा? तो आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसलिए किसी बाउंड्री पर जब आप अध्ययन करेंगे, पता चला कि 100 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो 100 ही लगभग इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आ गए हैं, या यूं कहें कि ये सभी दिशाओं में गति कर रहे हैं, इसलिए इनका किसी एक दिशा में, किसी एक निश्चित दिशा में परिणामी प्रवाह 0 रहता है, 0 रहता है। जब परिणामी प्रवाह, औसत प्रवाह 0 हो गया तो कोई धारा प्रवाहित नहीं मानी जा सकती है। पर जब हम इनको किसी बैटरी के सिरों पे जोड़ेंगे, विभवांतर पे जोड़ेंगे, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे बल लगेगा और ये बल की दिशा में चलना शुरू कर देंगे। पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल आए तो परमाणुओं में खाली जगह बन जाती है, और वो परमाणु अपनी खाली जगह को भरने के लिए किसी निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वहां खाली जगह बन जाती है। फिर वो भी यही करता है। इसका मतलब ये निकला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तो चल ही रहे थे, पर वो खाली जगह भी चल रही थी। तो इसका मतलब धातु चालकों में दो प्रकार के आवेश वाहक हो गए जो आवेश को ढोने का काम कर रहे थे। तो एक तो था हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरा कहलाया होल, विवर या कोटर कहते हैं इनको। ये धन आवेश लिए हुए होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज लिए होते हैं। ये हमेशा विपरीत दिशा में चलते हैं। और किसी भी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो अधिक होता है, तो इसलिए इनको बहुसंख्यक कहते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक। और होल जो है ना, इनमें इनकी संख्या कम रहती है, इनका वैद्युत चालन में सहयोग कम होता है, इसलिए इनको अल्प संख्यक कहते हैं। ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक है। कई जगह हम लोग इनमें ई लगा के व्यक्त करते हैं और इसको एच लगा के व्यक्त करते हैं, होल है इसलिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा वैद्युत चालन की व्यवस्था और अलग अलग पदार्थों में किस तरह वैद्युत चालन हो रहा है। और अब बात करते हैं कि एक और तकनीक है, थोड़ी सी उस पर भी चर्चा कर लें। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये परमाणु एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि इनकी कक्षाएं ओवरलैप कर जाती हैं एक दूसरे में। इस प्रकार कुछ बैंड बन जाते हैं जिन्हें हम संयोजी बैंड, चालन बैंड और रिक्त बैंड कहते हैं। तो जिनमें रिक्त बैंड बहुत पतला होता है, रिक्त बैंड की चौड़ाई बहुत कम होती है, या यूं कहें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं, तो उनमें चालन बैंड के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी बैंड के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो चालन बैंड में जाते रहते, चलते रहते हैं। इस प्रकार विद्युत चालन में वो सहयोग करते हैं।
तो एक अलग थ्योरी है, वो हम अर्धचालकों को पढ़ाएंगे तब आपसे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जब वैद्युत चालन होने लगा तो फिर 1 सेकंड में जितना आवेश बहेगा उसको कहेंगे हम वैद्युत धारा। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वैद्युत धारा की। ये साफ हो गया अब तक कि किसी भी पदार्थ में, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे गैस हो, तीनों में 2 प्रकार के आवेश भाग रहते हैं, धनावेश युक्त और ऋणावेश युक्त। अब जब वो प्रवाहित होते हैं तो 1 सेकंड में जितने प्रवाहित होते हैं उसकी दर को वैद्युत धारा कह देते हैं, करंट कहते हैं, इसका प्रतीक आई लेते हैं। तो अब बात आई कि अगर किसी तार में Q आवेश t सेकंड में प्रवाहित हुआ किसी पदार्थ में, तो धारा I बराबर होगा Q बटे T। इसका मात्रक हो जाता है कूलाम बटे सेकंड। इसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं, जो आप लोगों ने मूल मात्रकों में भी पढ़ा हुआ है। अब यहां से कई बार इसकी परिभाषा की बात आ जाती है कि भाई एम्पियर को परिभाषित करो। तो यहाँ 2 तरह से हम परिभाषित करते हैं। एक तरीका लेते हैं Q बटे T बराबर NE बटे T। तो फिर N बराबर हो जाता है I गुणा T बटे E। तो अब हमने I को ले लिया 1 एम्पियर और T को ले लिया 1 सेकंड। E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो N इक्वल टू हो जाता है, इसका भाग देंगे गुणा 10 की पावर 19 बटे 1.6। दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो 16 का भाग देंगे 0.16 नंबर 16 छक्का 96 और बचेंगे 4 40, 16 दूनी 32, 8 और 16 पंजे 80 गुणा 10 की पावर 19। तो n बराबर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यहां से परिभाषा बन जाती है कि 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है जो 1 सेकंड में, या जिसके कारण 1 सेकंड में किसी बिंदु से 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं। एक दूसरी परिभाषा और यहां पर करते हैं जो अभी नहीं पढ़ाया है, चुंबक वाले यूनिट में बात होगी कि अगर 2 समानांतर तार हों और उनके की लंबाई कैपिटल L है, उनके बीच की दूरी D है, इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें I2 बह रही है, तो इनके बीच एक बल लगता है F, और जो F बराबर होता है μ0 बटे 4 पाई इंटू 2I1 I2 बटे D गुणा कैपिटल L। इसमें हम यदि ये कल्पना कर लेते हैं कि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर और D बराबर 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर, तो F बराबर इसका मान होता है 10 की घात ऋण 7 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 बटे 1। तो ये आ जाता है F बराबर 2 गुणा 10 की घात ऋण 7 न्यूटन। यहां से एक परिभाषा बनती है कि 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है जो 1 मीटर दूरी पर रखे 2 समानांतर तारों में प्रवाहित कराने पर उनकी 1 मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात ऋण 7 न्यूटन का बल आरोपित कर देती है। इसके बाद एक और शब्द आता है कि भाई कोई तार था, कोई पदार्थ था, इसका अपना ये एक क्षेत्रफल होगा। ये देखिए, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, मान लेते हैं ये क्षेत्रफल है और यहां से होकर के इसमें I धारा बह रही है।
तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा बहेगी उसको कहेंगे हम धारा का घनत्व। इसका प्रतीक लेते हैं J और ये हो जाता है I/A। मात्रक हो जाता है इसका एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। किसी भी माध्यम के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में, एक और खास बात है, इसके लंबवत, तल के लंबवत जो धारा बह रही है वो कहलाएगी धारा घनत्व। एक और बात यह समझने योग्य है कि विद्युत धारा में दिशा नहीं होती है, अदिश राशि है ये। फिर भी हम इसकी दिशा दिखाते हैं चित्रों में। हमेशा चित्रों में ये लेते हैं कि ये बैटरी है एक हमारी और इसके साथ हमने एक प्रतिरोध जोड़ा हुआ है, ये इस तरह से। तो इस बैटरी का ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, तो धारा हमारी धन से ऋण की तरफ जाती है। ये आप पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। अब आप विचार करिए कि धारा है क्या? आवेश प्रवाह की दर। आवेश दो तरह का है, धन और ऋण। अब धन आवेश जिधर जाएगा, ये धन आवेश अगर इधर जा रहा है तो धारा भी इधर ही बहेगी। और अगर हम कहें कि ऋण आवेश इधर जा रहा है, इधर गति कर रहा है, तो धारा इसके उल्टी दिशा में बहेगी। तो फिर क्या मतलब हुआ? आवेश धन भी है और ऋण भी है, वो जिधर गति करेगा धारा उससे निर्धारित होगी। और चूंकि एक ही पदार्थ में दो तरह के आवेश हैं तो फिर दिशा की स्थिति भी डिफर हो जाएगी। तो इसलिए धारा की दिशा को नहीं बता सकते। दूसरी बात कि जो भी आवेश वाहक होते हैं वो किसी एक निश्चित दिशा में नहीं चलते, वो अनियमित विचरण करते हुए जा रहे हैं, इसलिए उनकी कोई दिशा नहीं है, पर उनका एक परिणामी फ्लो है एक ओर को। इसलिए वो हमेशा हम लेते हैं ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ, और ऊंचा विभव धन में होता है और नीचा विभव ऋण में होता है। तो इसलिए मान के चलते हैं कि ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर आवेश जा रहा है, धारा जा रही है।